अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। राज्यसभा में कायदे ऐवान जगत प्रकाश नड्डा ने चारशंबे को कहा कि मोदी हुकूमत आइन और उसकी तमहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है और उनकी हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। नड्डा ऐवान में वक्फ़े सिफर के दौरान अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के आइन के तमहीद के साथ छेड़छाड़ के मामले का जवाब दे रहे थे। नड्डा ने कहा कि मोदी हुकूमत आइन के मुताबिक काम करती है और आइन की हिफाजत करती है। ऑनरेबल माननीय सभापति जी, एंड माननीय सभापति जी, बिफोर दैट सर, ऑनरेबल मेंबर्स, undoubtedly all of us are committed to the constitution and any perception to the contrary perhaps will hurt everyone. Honorable Leader of the House. माननीय सभापति जी, आज हाउस बहुत तरीके से चल रहा था और वातावरण भी बड़ा अनुकूल था। विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया जिसके कारण भावनाएं दोनों तरफ से भड़की और इस तरीके से Do you want me? विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया उसमें से एक ध्वनि प्रतिद्वंदित करने की कोशिश की गई कि शायद संविधान के प्रियम्बल और संविधान की मूल धाराओं से कुछ छेड़छाड़ होने की बात है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और जो बात वो हाउस में कहती है वो जिम्मेदार पूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती होगी। लेकिन मुझे आज उनके बुद्धिमत्ता पर भी और उनके नियतन पर Wait for your turn. What? Ask them to sit down. No, पर you concluded. Then I think. बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले जानकारी मिली है कि किस सोर्स से मिली है वो मैं भी कहूंगा और आप भी जानते हैं। मैं नहीं जानता सर। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सबको ऐसा अपने बातों से ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये हमेशा आप बोलते हैं। बहुत ही कुछ हुआ तो मेरे चैम्बर में आओ, तो ये इसीलिए सर मेरा। पर आप कभी चैम्बर में आए नहीं। नहीं, मैं सर एक काम कीजिए, आज आप मेरे चैम्बर में ये डिस्कस करने के लिए आइए। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। और ये जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया है और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है। ये हमारे संविधान और लोकतंत्र का फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूज को दर्शाता है। ये इतना रहते हुए भी, और एक बार मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात चली और भाषण भी हुआ, जब 25 नवंबर 1949 को ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। What does social democracy? लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वायनाड लैंडस्लाइडिंग को कौमी आफत करार दिया जाए। राहुल गांधी ने चारशंबे को लोकसभा में कहा कि वायनाड में
एक खौफनाक सानहा पेश आया। वो कुछ दिन पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड गए थे और इस सानहे से होने वाली तबाही, दर्द और तकलीफ को अपनी आंखों से देखा। Speaker sir, there has been a tragedy in Wayanad. I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. Speaker sir, thank you for permitting me. Given a notice on Wayanad, speak only on Wayanad. Well, I'm speaking on Wayanad. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your order? No, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, speak. कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर? ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? Rahul ji, you speak. से बात करिए मंत्री जी। आप सभ्यता से बात करिए। आप सभ्यता से बात करिए। शालीनता से बात करिए। Rahul ji. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain. River of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead. मरकजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना से मखलूआ होने वाली राज्यसभा की एक सीट के लिए मुल्क की दूसरी मखलूआ सीटों के साथ ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है, जहां 3 सितंबर को रायदही होगी। तेलंगाना से राज्यसभा की एक नशिस्त मखलूआ हुई है। बीआरएस के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव के इस्तीफे और कांग्रेस में शमूलियत की वजह से ये सीट मखलूआ हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिंदुस्तान की उम्मीदों को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब मशहूर खातून पहलवान विनेश फोगाट को नाअहल करार देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो 50 किलोग्राम ज़मरे के फाइनल में पहुंच गई थी और एक तमगा यकीनी नज़र आ रहा था, लेकिन मायूस कुन तरीके से वो पेरिस ओलंपिक से बाहर की गई। दरअसल विनेश फोगाट से पूरे मुल्क को तलाई तमगे की उम्मीद थी और आज देर रात उन्हें फाइनल मुकाबला खेलना था। शिकस्त की सूरत में भी हिंदुस्तान के हिस्से में एक मेडल आ जाता, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर हिंदुस्तान को शदीद झटका दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन कुछ ग्राम ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वजन वाले ज़मरे के फाइनल में उतरना था, लेकिन आज जब उनका वजन किया गया तो 100 ग्राम ज़्यादा था। इस इजाफी वजन को वजह बताते हुए विनेश फोगाट को इस ज़मरे के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि इस खबर ने एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बोधन की मासूम लड़की के अगवा अस्मत रेजी के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए गम गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद अली शब्बीर जो गुज़िश्ता 2 यौम से दिल्ली में क़याम किए हुए हैं, आज इस वाक़े को इल्म में लाए जाने के बाद पुलिस ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि वाक़या मुहज़्ज़िब समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से रब्त पैदा करते हुए खाती के खिलाफ सख्त दफ़ात के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी और मुतासरा लड़की के इलाज व मालिजे के लिए मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए खाती को इबरतनाक सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को कानूनी मजबूत पैरवी करने की भी ज़रूरत पर जोर दिया और खाती के खिलाफ अदालती चाराजोई को तेज़ी के साथ पूरा करने की ख्वाहिश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुतासरा लड़की को हर मुमकिन मदद फराहम कराई जाएगी और सरकारी मराज से मुस्तफ़ीद किया जाएगा। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए मजलूम लड़की के लिए नौकरी एक्सग्रेशिया के लिए इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। वो बोधन रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी से भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। आज रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने भी मुतासरा लड़की के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। बोधन का एक लेडी इडबिल में बस के वास्ते ठहरे तो बस स्टैंड के नजदीक
ये राधा कृष्ण बोल के या बोधन वाले है, उन्होंने मैं बोधन जा रहा हूँ बोल के बिठा के कार में लाके उनको भाई फोर्स करे बोल के रिपोर्ट्स आ रहे। मैं वो रिपोर्ट्स को खंडन करते हुए जो राधा किशन को केस हुआ, कल केस हुआ, सेक्शंस जो अपना को सिस्टम में सेक्शन डालने के बाद जेल को भी भेजा है, वैसे मैं आज वो बच्चे को क्या है, क्या प्रॉब्लम है पूछने का वास्ता है। तो यहाँ रेंट में है शक्कर नगर में, छोटे लोग, फादर भी नहीं है, वो भी 3000 का रेंट में है बोल के बोले तो दोनों ही है, मर्दा नहीं है। उस वास्ते उनको कहा तो भी जॉब के वास्ते 10th उर्दू मीडियम पढ़ेगा थे, उर्दू में कहा तो भी चांस नहीं है तो कम से कम दूसरा भी पोस्ट कर तो लगाओ बोल के मेरा ऑफिसर्स बोले सो है। जब तक ये घर नहीं है अपना पास, अचनबेली में डबल बेडरूम्स है, वो एक डबल बेडरूम देना बोल के मैं तहसीलदार को बोल दिया सर। यहाँ पर आने का मकसद ये है, जो मुस्कान के ऊपर कल परसों रात में जो वाकया हुआ, वो वाकया कल मालूम होने के बाद साहब यहाँ पर आए, सुदर्शन रेड्डी साहब उनके साथ हम सब जो लोग भी आए। सुदर्शन रेड्डी साहब उनसे उनके खानदान अफराद से बात किए। बात करने के बाद मालूम ये हुआ कि उनके वालदा और उन दोनों यहाँ रहते। वालदा थोड़ा बहुत मेंटली अनसेट है, वो लोग, तो वो बच्ची यहाँ रहती, लिहाजा वो राधा कृष्णा जो भी है, वो राधा कृष्णा को डिपार्टमेंट पुलिस अरेस्ट कर रिमांड करा। रिमांड करने का हम तायद करते, 24 घंटे के अंदर उसको रिमांड किए। और ऐसे वाक़े, ऐसे वारदात आइंदा नहीं होना, इंसानियत के नाते हम सब मिलकर रहने वाले हैं। हाईकोर्ट के जज जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने पार्टी इन्हराफ करने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ दाखिल होने वाली अलहदा दरखास्तों पर समाअत मुकम्मिल कर ली है और फैसला महफूज कर देने का ऐलान किया। बीआरएस के अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टी वेंकट राव ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिस पर बीआरएस पार्टी के 2 अरकान असेंबली कौशिक रेड्डी और विवेकानंद रेड्डी के अलावा बीजेपी की जानिब से फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने भी अलहदा तौर पर दरख्वास्त दायर करते हुए मज़कूरा 3 अरकान पर असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने की दरख्वास्त की थी। बीआरएस के अरकान असेंबली की जानिब से मशहूर वकील जी मोहन राव ने दलाइल पेश किए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा 3 अरकान असेंबली ने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए पार्टी तब्दील की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि 3 माह मुकम्मिल होने से कबल उन तीनों को नाअहल करार देने की स्पीकर को हिदायत दी जाए। उन्होंने मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में अरकान असेंबली की जानिब से पार्टी तब्दील करने के मामले में वहां की हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले का भी तज़किरा किया। इस मौके पर वकील जी मोहन राव ने अदालत में उन रियासतों की हाई कोर्ट की जानिब से स्पीकर को जारी करदा हिदायत की नकल को भी पेश किया। दूसरी तरफ पार्टी इन्हराफ करने वाले तीनों अरकान की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील जी रविशंकर ने अदालत को बताया कि स्पीकर को अदालतें हिदायत जारी नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के हाथों मुंतखब होने वाले कायदीन के मामले में अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती। जबकि एडवोकेट जनरल जो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने अदालत को बताया कि अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के मामले में स्पीकर को उन दरखास्तों पर गौर व खुज करने के लिए मजीद कुछ वक्त दिया जाए। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस केस की समाअत मुकम्मिल होने का ऐलान करते हुए फैसले को महफूज कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 4 शुंबे को कहा कि अवाम के आशीर्वाद के जरिए ही तेलंगाना में इंदिरम्मा राज्यम और एक जमहूरी हुकूमत कायम करने में मदद मिली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने असेंबली इंतखाबात से कबल जो पदयात्रा की थी, उसके दौरान उन्होंने अवामी मसाइल से रास्त तौर पर वाकिफियत हासिल की थी, जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस हुकूमत मसाइल की यकसोई के लिए अमली इक़दाम कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ज़िले आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ायद 20 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादे पर अमल करते हुए हुकूमत की तश्कील के पहले दिन ही ख़वातीन और लड़कियों के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है। इसके अलावा दीगर वादों को भी पूरा किया गया। మిత్రులారా, నేను పాదయాత్ర సందర్భంలో మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి మాటని
నాకిప్పటికి కూడా అవి చెవిలో వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి, నా కళ్ళకు కనపట్టినట్టుగా దృశ్యాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, దాదాపు 32 రోజులు ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే నేను నడిచాను. నడిచిన ప్రతి అడుక్కి నా ఒంట్లో శక్తి నశిస్తా ఉంటే మీరందరూ కలిసి మీ శక్తిని నాకు శక్తిగా మార్చి నన్ను నడిపించారు. ఆ నడిపించినటువంటి సందర్భంలో నేను విన్న ప్రతి మాటని ఆ రోజు మాటిచ్చాం. ఒక ప్రాంతంలో అయితే బూసిమెట్టు గ్రామంలో అనుకుంటాను, 2 తల్లులు చేయి పట్టుకొని, అయ్యా మా భూములు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పట్టాలు ఇచ్చారు మాకు, ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, ఉన్న పట్టాలు పోయినాయి, ధరణి పేరు మీద మా భూమి మీద హక్కు లేకుండా పోయింది. रियासती हुकूमत ने रियासत के ज़खायर आब में पानी की मौजूदगी और उसकी गुंजाइश और बाज़ ज़खायर आब के दोबारा अहिया जैसे उमूर का जायज़ा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी मरकज़ी वजारत जनशक्ति, नदियों की तरक्की और नेशनल फ्रेमवर्क के कामों का मुताला करते हुए गाइडलाइंस तैयार करेगी और हुकूमत को वक्तन फ़ौक़तन सलाह व मशवरा देगी। इस कमेटी के सदरनशीन के तौर पर वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को मुकर्रर किया गया। काबीनी सब कमेटी के दीगर अरकान में रियासती वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव और जूपल्ली कृष्णा राव को शामिल किया गया। कमेटी के कन्वीनर व रुकन की हैसियत से महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी रहेंगे। बीआरएस लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने MBBS में दाखिलों से मुतालिक महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा जियो पर एतराज़ करते हुए कहा कि इस जियो से तेलंगाना के तुलबा को गैर मकामी तस्वुर किए जाने का खतरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल 40% मुलाजिमतें गैर मकामी अफराद को दिए जाते थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद कायम होने वाली चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत के अफराद को 95% मुलाजिमतें फराहम करने के लिए जियो 124 जारी किया था। उन्होंने कहा कि मेडिसिन के कोर्सेज में दाखिलों में मुत्तहदा रियासत के पुराने तरीक़ार के तहत 15% सीटें ओपन कॉम्पिटिशन में मजीद 10 साल के लिए देने का आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद एक्ट में तस्करा किया गया है। 1969 में जारी करदा जियो 644 के तहत मेडिसिन के कोर्स में दाखिलों के लिए सुकूनत के तौर पर आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा इलाके का तयन किया गया था। उन इलाकों में नॉन लोकल तुलबा को मौका फराहम नहीं किया जा सकता। ताहम 2014 में रियासत की तकसीम के बाद सदारती हुक्मनामे के तहत जियो 114 जारी किया गया, जिसमें पुराने रूल को 10 साल तक के लिए जारी रखने का तस्करा किया गया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने अपने 10 साल दौर में रियासत में MBBS की सीटों की तादाद 2850 से बढ़ाकर तकरीबन 9000 कर दी है। इस तरह तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में जो मेडिकल कॉलेज थे, उन कॉलेजेस में ही 15% ओपन कॉम्पिटिशन कोटे पर अमल किया गया। तेलंगाना రాష్ట్రంగా మన పిల్లలకు విద్యా ప్రవేశాల కోసం స్థానికతను నిర్ధారించడానికి నువ్వు స్వంతగా నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చింది, మన రాష్ట్రానికి ఉన్నది। దాన్ని మర్చిపోయి వీళ్ళు పాత ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఉన్న ఒక పారాగ్రాఫ్ ను పెట్టినరు, కింది తొలగించారు। అయితే వెదర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఈజ్ అప్లయింగ్, మీరు యథావిధిగా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో గతంలో ఉన్నాయన్నీ పెట్టండి। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी के खिलाफ झूठी तशहीर और पार्टी को निशाना बनाने वाले बेबुनियाद अफवाहें फैलाने पर सख्त इंतबाह दिया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए KTR ने कहा कि हमने बेतकान जद्दोजहद करते हुए एक रियासत तामीर की है और लाखों अफराद के दिल इस रियासत के लिए धड़क रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद अफवाहें झूठे एजेंडों के साथ फैलाने वालों को वो आखिरी इंतबाह देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में BRS के खिलाफ शाया होने वाली खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि ये अखबारात अपने झूठ पर वजाहत शाया करें या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने मजीद लिखा कि BRS तेलंगाना के अवाम की खिदमत जारी रखेगी जो गुज़िश्ता 20 साल से कर रही है। उन्होंने बेबुनियाद अफवाहें फैलाने पर रोक लगाने का मशवरा दिया। साबिक वजीर KT रामाराव ने मरकज़ की NDA हुकूमत और तेलंगाना की रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो बाफिंदों के लिए बहबूदी स्कीमात को जारी रखें और हैंडलूम शोबे को बहरान से बचाएं। 4 शुमे को दावा करते हुए कि BRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बाफिंदों की बहबूद के लिए कई स्कीमात पर अमल आवरी की थी। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि उन स्कीमात को जारी रखा जाए। साबिक वज़ीर हैंडलूम ने यहाँ जारी करदा एक बयान के ज़रिए दावा किया कि BRS की 10 साला हुक्मरानी मुल्क की तारीख में बाफिंदों के लिए एक सुनहरा दौर थी और उस मुद्दत के दौरान
हैंडलूम शोबे ने तेज़ रफ्तार तरक्की की थी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में हैंडलूम शोबे के बजट को दुगना करते हुए 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। केटीआर ने पेशरफ हुकूमत के दौरान बाफिंदों और हैंडलूम शोबे की तरक्की के लिए जो इक़दामात रुबे अमल लाए गए थे, उनकी तफसीलात भी पेश की।